हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम यांत्रिकी की इन वीडियोस की श्रृंखला में आपका एक बार फिर आज स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप विभव सीढ़ी की। तो विभव सीढ़ी के बारे में हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने इसे विस्तार पूर्वक हमने समझा था। इसके बारे में जो हमने जानकारी प्राप्त की थी वो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ समझ लिया था। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी स्थिति एक, जब E इज लेस देन हमारा कितना है, V0 है। E इज लेस देन V0 के लिए हमने पिछले कंडीशन के अंदर परावर्तन गुणांक तरंग फलन जो है वो हमने ज्ञात किए थे। तो आज हम बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन E इज लेस देन V0 के लिए, अर्थात तरंग फलन जो है कण की कुल ऊर्जा जो है वो विभव सीढ़ी की ऊंचाई से अधिक है। तो आज हम बात करेंगे स्थिति 2 के लिए। तो जब हम स्थिति 2 की बात करें तो उससे पहले एक बार फिर विभव सीढ़ी को हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो विभव सीढ़ी जो है ये देखो चित्र में दिखाई गई है। चित्र में हम कह रहे हैं कि x = 0 से इधर क्षेत्र 1 है, इधर क्षेत्र 2 है, इधर तरंग फलन ψ1 होगा, इस तरफ जो होगा तरंग फलन ψ2 होगा। ठीक है, और हमने कहा क्षेत्र 1 और 2 के लिए परिसीमा जो होगी वो कहाँ होगी, x = 0 पर होगी। ठीक है, ये श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण है। इसे हमें क्या करना है, अब स्थिति 2 जब E इज ग्रेटर देन V0 है के लिए इसे हमें हल करना है। तो हमने कहा जब E इज ग्रेटर देन V0 है, तो E इज ग्रेटर देन V0 है, तब विभव सीढ़ी पर बाईं ओर से आप एक कण की कुल ऊर्जा E इज ग्रेटर देन V0 है, तब क्षेत्र 1 के लिए Vx = 0 तथा क्षेत्र 2 के लिए Vx = V0 होगा। का उपयोग करने पर इन क्षेत्रों के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, तो जैसा हमने पीछे लिखी थी ये दोनों उसी प्रकार से लिखी गई है। जो पिछला वीडियो था हमारा उसी प्रकार हमने यहाँ पर ये जो है श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण लिखी है। क्षेत्र 1 के अंदर Vx = 0 है, तो Vx का हमने 0 कर और ये इक्वेशन लिखी है। क्षेत्र 2 में Vx = V0 है, तो क्षेत्र 2 के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब हम यदि इन इक्वेशंस में हम बात करें तो यदि इसको हम हल करें तो हल किया तो ये जो टर्म है ये इस तरफ जाकर हो जाएगी -2me/h²। इसको हमने लिख लिया किसके बराबर, k² के बराबर। ठीक है, और इसको पक्षांतरण किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने लिख लिया k² के बराबर। तो ये टर्म आ गई। इसी प्रकार इसको यदि हम लिखते हैं तो अब देखो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने यहाँ लिखा था V0 - E, क्योंकि कंडीशन पिछले वीडियो में क्या थी, E इज लेस देन V0। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था बड़ी टर्म में से छोटी टर्म हमको घटा कर लिखनी है। अब हमारे पास कंडीशन है E इज ग्रेटर देन V0। तो आज है कंडीशन E इज ग्रेटर देन V0, तो हम इसे लिखेंगे E - V0। तो इस प्रकार से लिखते हैं, तो k' हो गया हमारे पास, k' = 2me -V0/h² का उपयोग करने पर तो d² ψ1/dx² + k² ψ1 = 0, और दूसरी हो गई d² ψ2/dx² + k', इसको हमने k' से नोट किया है तो यहाँ पर लिख लिया k' ψ2 = 0। समीकरण 5 और 6 वापिस हम बात करें, समीकरण 5 और 6 क्या है, समीकरण 5 और 6 द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। द्वितीय कोटि की क्या है, ये अवकल समीकरण है। तो इनके व्यापक हल क्या हो गए, समीकरण 5 और 6 के व्यापक हल ψ2 = ae⁻iωkx + be⁻−iωkx, ψ2 = ce⁻iωk'x + de⁻−iωk'x। तो जब यहाँ पर टर्म हमारे पास आयोटा k रहती है या आयोटा k' है, तो उस स्थिति में तरंग फलन जो है वो इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आवर्ती फलन है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 7 व 8 में ABCD। समीकरण 7 व 8 में ABCD स्वच्छ नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिनका मान हम कैसे निकालेंगे, जिनका मान हम तरंग फलन पर परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंध लगाकर ज्ञात करेंगे। तो हमने कहा समीकरण 7 व 8 में समय पर निर्भर भाग
एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस का समावेश करने पर प्रथम पद प्लस एक्स दिशा में संचरण कर रही तरंग तथा द्वितीय पद माइनस एक्स दिशा में संचरण कर रही तरंग को प्रदर्शित करती है। तो ये जो टर्म है ये प्लस एक्स दिशा में, इस दिशा में, और ये जो टर्म है ये एक्स दिशा में गतिशील कण को व्यक्त करती है। सिमिलर इसकी बात करें तो ये भी क्या करेगी, प्लस एक्स दिशा में, इस दिशा में, और ये जो टर्म है सेकेंड टर्म ये इस दिशा में, मतलब ऋणात्मक एक्स दिशा में गतिशील कण के तरंग फलन को व्यक्त करती है। सबसे पहले हम बात करें, प्रारंभ में कण बाईं ओर से विभव सीढ़ी पर आपतित किया गया है। तो हमने कहा कण इस दिशा में, ये विभव सीढ़ी थी, किस पर आपतित हो रहा है, इधर से गति करता हुआ और इस पर आपतित हो रहा है। अतः x इज लेस देन 0 के लिए आपतित तरंग तथा विभव सीढ़ी से परावर्तित तरंग दोनों का अस्तित्व हो सकता है। मतलब कण आया और आकर टक्कर करके और ऋणात्मक x दिशा में गति करने लगे। लेकिन क्षेत्र 2 की यदि मैं बात करूं तो परावर्तित तरंग का कोई अर्थ नहीं है। तो क्षेत्र 2 में परावर्तित तरंग का अर्थ क्यों नहीं है? हमने कहा क्षेत्र 2, हम एक बार चित्र को देख लेते हैं। क्षेत्र 2 में तरंग फलन जो है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, इस प्रकार से प्रदर्शित होकर अनंत दिशा तक गति करेगा, ठीक है। परंतु अनंत तक भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर टकराने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तरंग फलन क्या हो सके, परावर्तित हो सके। तो हम कह रहे हैं क्षेत्र 2 में, ये क्षेत्र 2 में, तो क्षेत्र 2 में x इज ग्रेटर देन 0 के लिए परावर्तित तरंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि क्षेत्र 2 में दाईं ओर ऐसा कुछ नहीं है जो तरंग को परावर्तित कर सके। अतः d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो d इक्वल्स टू 0 जो परावर्तित तरंग को रिप्रेजेंट कर रही थी टर्म, ये वाली टर्म, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने मान लिया कि d इक्वल्स टू 0 है। अब मानने का मतलब देखो, हमने यहाँ लिखा है ए बी सी डी स्वच्छ नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको हम अपनी सुविधा के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं, मान सकते हैं। तो हमने कहा अतः d इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम बात करें साइवन x इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, यहाँ माइनस टर्म आएगी, माइनस आयोटा के एक्स। साई टू एक्स इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर आयोटा के डैश एक्स। अब हमने कहा इस प्रकार x इज लेस देन 0 क्षेत्र में आपतित तरंग जिसका आयाम a है तथा परावर्तित तरंग आयाम b है का अस्तित्व होता है। लेकिन क्षेत्र 2 में x इज ग्रेटर देन 0 में का पारगमिक तरंग आयाम c जिसकी तरंग संख्या k डैश है का अस्तित्व होता है। नियतांकों a b c का मान परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंधों के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा वही परिसीमा प्रतिबंध x इक्वल्स टू 0 पर साई 1 इक्वल्स टू साई 2 तथा डी साई 1 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स होना चाहिए। तो हमने कहा समीकरण 9 तथा 10 पर उपरोक्त प्रतिबंध निम्न। तो हमने कहा x इक्वल्स टू 0 रखें हम। तो पहले हम बात करते हैं साई 1 तथा साई 2की। तो देखो साई 1, ये साई 1 हो गया, ये साई 2 हो गया। तो हमने कहा साई 1 की यदि बात करें तो यहाँ, तो हमने इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू 0 रखा, तो टर्म हो गई a प्लस बी बराबर साई 2 x इक्वल्स टू 0 रखे इक्वल्स टू c। तो ये हमने ये लिख लिया। तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू c। अब दूसरे के लिए हम चलें तो हमने लिखा इसका एक बार अवकलन करना है, इसका एक बार अवकलन किया तो आयोटा के ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस माइनस आएगा यहाँ पर माइनस आयोटा के बी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 रखते ही ये टर्म खत्म, ये 1 के बराबर हो जाएगी और ये भी 1 के बराबर हो जाएगी। टर्म हो गई आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी। देखो ये हमने यहाँ लिखा, ठीक है। और दूसरी तरफ हो जाएगा आयोटा के डैश सी। तो अब इसको हल कर लिया तो ये हो गया के ए माइनस बी इक्वल्स टू के डैश सी। ये हो गई समीकरण 12। तो समीकरण 11 तथा 12 को हल करने पर
तो b अपॉन ए इक्वल्स टू के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश, c अपॉन ए इक्वल्स टू 2k प्लस के डैश। ये हो गई समीकरण 13, ये हो गई समीकरण 14। तो समीकरण 9 तथा 10 के तरंग फलनों का उपयोग कर x इज लेस देन 0 तथा x इज ग्रेटर देन 0 क्षेत्र 1 तथा क्षेत्र 2 में प्रायिकता धारा घनत्व J इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, J इक्वल्स टू वी डैश सी स्क्वायर। तो ये क्षेत्र 1 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व, ये क्षेत्र 2 के लिए प्रायिकता धारा घनत्व। क्षेत्र 1 में कण का वेग हमने v ले लिया, तो दूसरे में कितना हो गया v डैश। तो v इक्वल्स टू एच क्रॉस के अपॉन एम तथा v डैश इक्वल्स टू एच के डैश अपॉन एम। तो क्षेत्र 1 में क्षेत्र 2 में वेग को व्यक्त कर रही है। तो v हो गया क्षेत्र 1 में कण का वेग और v डैश हो गया क्षेत्र 2 में कण का वेग। अब हमें कैलकुलेट करने हैं परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक। परावर्तन गुणांक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तथा पारगमन गुणांक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो परावर्तन गुणांक को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हम कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। तो हमने लिखा, जो इसकी परिभाषा थी, R इक्वल्स टू जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट, मतलब परावर्तित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात जो है वो परावर्तन गुणांक कहलाता है। तो R इक्वल्स टू जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट, तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हमने हल कर लिया, हल किया तो ये हो गया k माइनस के डैश के प्लस के डैश। ये वैल्यू हम ऊपर से लिख रहे हैं, ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, देखो ये रही, ये समीकरण 13। तो यहाँ पर हमने समीकरण 13 से इसका मान रख दिया, तो ये हो गया k माइनस के डैश स्क्वायर के प्लस के डैश स्क्वायर। चूँकि आयोटा नहीं है इसलिए ये डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। इनको डायरेक्ट हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। k कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के डैश अपॉन के, 1 प्लस के डैश अपॉन के डैश और k की हमने वैल्यू रख ली। वैल्यू रखकर r को सोल्व किया तो r की हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसे हमने समीकरण 15 से डिनोट कर दिया। तो r की वैल्यू कितनी आई, r इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई, अंडर रूट में है, अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई का होल स्क्वायर वैल्यू प्राप्त होती है। परावर्तन गुणांक r के लिए समीकरण 15 के अनुसार जब आपतित कण की ऊर्जा E इक्वल्स टू वी जीरो होती है तब परावर्तन गुणांक R का मान 1 प्राप्त होता है। तो हमने कहा जब वैल्यू E इक्वल्स टू वी जीरो है, E इक्वल्स टू वी जीरो, तो E इक्वल्स टू वी जीरो पे ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये टर्म तो जीरो के बराबर हो गई। तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1, तो R इक्वल्स टू 1 हमें प्राप्त होता है। तब परावर्तन गुणांक R इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। तथा जैसे जैसे E का मान बढ़ाया जाता है R का मान कम होता जाता है। तो हमने कहा जैसे जैसे हम E का मान बढ़ाते हैं तो ये जो टर्म है ये कम होती जाती है, ये टर्म कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक में से बड़ी टर्म कम होगी और एक में बड़ी टर्म जुड़ेगी। तो इसका मतलब R का मान जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जब R का मान कम होता जाता है, यहाँ E इज ग्रेटर देन वी जीरो होते हुए भी परावर्तन की प्रायिकता परिमित होती है। इसका मतलब R इज ग्रेटर देन जीरो रहता है, अर्थात E इज ग्रेटर देन वी जीरो है। कणों का कोई पुंज जब विभव सीढ़ी पर आपतित होता है तब इनमें से कुछ कण E इज ग्रेटर देन वी जीरो होते हुए भी परावर्तित हो जाते हैं। विभव सीढ़ी से कणों के परावर्तन के कारण इसे विभव रोधिका भी कहते हैं, ठीक है। विभव सीढ़ी से कणों के परावर्तन के कारण इसे विभव रोधिका, पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। यदि E इज ग्रेटर मच ग्रेटर देन वी जीरो, E जो है वो वी जीरो की तुलना में बहुत बड़ा है, तो उस स्थिति में E के कंपैरिजन में वी जीरो जो है वो नेगलेक्ट हो जाता है, हट जाता है। तब K डैश इक्वल्स टू
k प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में r का मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में r का मान 0 प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पारगमन गुणांक की। ये जो हमने अभी परावर्तन गुणांक को किया है, इसको हम चित्र से भी समझेंगे। पारगमन गुणांक t पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व की तीव्रता को के अनुपात को कहते हैं। इसका मतलब T इक्वल्स टू जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट इक्वल्स टू वी डैश क्षेत्र 2 में कण का वेग, v क्षेत्र 1 में कण का वेग, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो T इक्वल्स टू के डैश अपॉन के, तो ये हो गया 4k स्क्वायर k प्लस के डैश का होल स्क्वायर। तो ये सोल्व किया तो 4k के डैश k प्लस के डैश सोल्व किया 4k डैश अपॉन के 1 प्लस के डैश के, और इसको हमने k डैश और k की वैल्यू रख ली। तो t जो हुआ 4 रूट ऑफ 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी जीरो ई का होल स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 16 से डिनोट कर दिया। ये हमारी 16 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। समीकरण 15 तथा 16 से 15 और 16 को यदि हम ऐड कर लें तो r प्लस टी इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? परावर्तन गुणांक की। तो परावर्तन गुणांक के लिए हमने कहा था जब E इक्वल्स टू वी जीरो है, ठीक है, जब E इक्वल्स टू कितना है? वी जीरो है। तो देखो यहाँ हमने लिखा था जब E इक्वल्स टू वी जीरो है तब उस कंडीशन के अंदर E अपॉन वी जीरो का मान 1 के बराबर होगा। तो उस स्थिति में परावर्तन गुणांक जो है वो कितना हो गया? वो 1 हो गया। अब जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ती है E अपॉन वी जीरो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ेगी E अपॉन वी जीरो इंक्रीज होता जाएगा। E अपॉन वी जीरो इंक्रीज होने पर R का मान जो है ये कम होता जाएगा। जब E इज मच ग्रेटर देन वी जीरो, जब E इज़ मच ग्रेटर देन वी जीरो अर्थात वी जीरो E की तुलना में बहुत कम हो गया, तो उस कंडीशन में परावर्तन गुणांक का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर हम k डैश अपॉन k की बात करें, जब k डैश अपॉन k इक्वल्स टू 0, ठीक है, या यूँ कहें कि k डैश जो है वो k के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन के अंदर r का मान हमें 1 प्राप्त होता है। और जब k डैश इक्वल्स टू k हो गया यानी k डैश अपॉन k इक्वल्स टू 1 हो गया, तो उस कंडीशन में परावर्तन गुणांक हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं अब हम जब E इज ग्रेटर देन वी जीरो वाले कण के संगत तरंग का विभव CD पर आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन होता है। आपतित प्रायिकता फ्लक्स विभव CD पर परावर्तित प्रायिकता फ्लक्स तथा पारगमित प्रायिकता फ्लक्स में बट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कुल प्रायिकता फ्लक्स का संरक्षण कहते हैं। जब E इज ग्रेटर देन वी जीरो तब k डैश, देखो जब E इज मच ग्रेटर देन वी जीरो तब k डैश इक्वल्स टू k तथा t इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में विभव रोधिका से कोई कण परावर्तित नहीं होता है बल्कि सभी आपतित कणों का पारगमन हो जाता है। तो हमने पीछे देखा था जब E इज मच ग्रेटर देन वी जीरो तब k डैश इक्वल्स टू k, तो r कितना आया था? r इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमने लिखा था r प्लस टी इक्वल्स टू 1। जब r इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में परावर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पारगमन होता है। ये देखिए हमने इसे चित्र में प्रदर्शित किया है, ठीक है। ऊपर हमने परावर्तन गुणांक के लिए चित्र बनाया था, तो हमने कहा था जब k डैश अपॉन k इक्वल्स टू 0 है तब पारगमन गुणांक 0, परंतु परावर्तन गुणांक कितना था? ये 1 था। ये इस प्रकार, ठीक है। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये r को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, पारगमन गुणांक इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे परावर्तन गुणांक कम होता है, ठीक है। E अपॉन वी जीरो के लिए हमने प्रदर्शित किया था इस प्रकार से। तो हम कह रहे हैं कि जब E इक्वल्स टू वी जीरो है तब परावर्तन गुणांक अधिकतम होता है 1 और पारगमन गुणांक न्यूनतम 0 के बराबर होता है। अब जैसे जैसे E का मान बढ़ता है परावर्तन गुणांक का मान कम होता जाता है और पारगमन गुणांक का मान इंक्रीज होता है। जब E इज मच ग्रेटर देन वी जीरो है
उस स्थिति में परावर्तन गुणांक 0 हो जाता है तथा पारगमन गुणांक अधिकतम 1 हो जाता है।